नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दर्द भरी वो रात जब मैं अपनी दोस्त के साथ उसके हॉस्टल में रहने के लिए गया। वहां पर जाने के बाद मुझे उस हॉस्टल के बारे में पता चला कि वो हॉस्टल भूतिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर लोग रहते हैं क्योंकि वो एक इकलौता हॉस्टल था जो बाकी के मुकाबले सबसे सस्ता हॉस्टल था। कोटा शहर में एक छोटी सी हॉस्टल है जहां पर कुछ स्टूडेंट वहां पर पढ़ते हैं। उस हॉस्टल की सबसे खास बात तो ये है कि वहां पर रात के वक्त कोई भी गार्ड नहीं रुकता, और ये बात वहां के सभी लोग जानते हैं, लेकिन गार्ड के ना रुकने की वजह किसी को नहीं मालूम है और मुझे भी नहीं पता थी। लेकिन जब मेरे साथ वहां पर एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद मैं अधमरा होके आज जिंदगी काट रहा हूँ। अगर मैं उस रात उस कुएं के पास नहीं जाता तो शायद आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। दोस्तों की एक छोटी सी शरारत मुझ पर बहुत भारी पड़ गई। उस हॉस्टल के पास एक कुआं था जहां पर भूत का साया था, जो कि वहां के स्टूडेंट कहते थे, और वहां पर जाना किसी का अलाउ नहीं था। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा कि हर हॉस्टल में कोई ना कोई बच्चा खुरापाती तो होता ही है, और ठीक ऐसा ही मेरे हॉस्टल में हुआ। उन्होंने मुझे उस कुएं के पास जाने के लिए बोला, और उसके बाद जब मैं उस कुएं के पास गया तो मैंने देखा कि उस कुएं के ऊपर जाली लगी हुई थी, जिसके बाद मैंने कैसे भी करके उस जाली को हटाया। और फिर उसके बाद जब मैंने उस कुएं के अंदर देखा तो मैंने पाया कि उस कुएं के अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी, और जब मैं उन सीढ़ियों के सहारे अंदर गया तो उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। उस कुएं के अंदर एक रास्ता था, और उस रास्ते पर मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे उस कुएं के अंदर जाने के लिए मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस कुएं के अंदर गया। और फिर उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो दोस्तों उस कुएं में मेरे साथ क्या हुआ और मैंने वहां पर किन किन चीज़ों से सामना किया, ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों ये उन दोनों की बात है जब मैं दिल्ली में रहा करता था। उस वक्त मैं अपनी पढ़ाई में फोकस दे रहा था क्योंकि मैं कोटा जाने के लिए उतावला जो था। मैं अपनी पढ़ाई में मस्त था, लेकिन मेरा लास्ट एग्ज़ाम था जिसके बाद मैं कोटा जाने के लिए तैयार था। कोटा में जाकर मुझे नीट की पढ़ाई करनी थी। मेरा दोस्त विक्रम पहले से ही वहाँ पर था क्योंकि उसके घर वालों ने उसे पहले ही कोटा भेज दिया था। उसके घर वालों के पास अच्छे खासे पैसे थे, जिस वजह से वो पहले ही वहाँ पर चला गया था। घर में एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ था, और फिर कुछ दिन के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद मैं कोटा जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, और उसके बाद मैं कोटा जाने के लिए तैयार था। मैंने विक्रम को खबर भी दे दी थी। उसे मैंने बता दिया था कि मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा। विक्रम को खबर करने के बाद मैं शाम की ट्रेन पकड़ के निकल गया। खैर जब समय बीता तो उसके बाद मैं कोटा स्टेशन पर उतर गया। वहाँ पर उतरने के बाद मैं अब विक्रम के आने का इंतज़ार करने लगा। दरअसल मैंने विक्रम को फ़ोन मिलाया। फिर विक्रम को फ़ोन मिलाने के बाद जब उसने फ़ोन उठाया तो उसके बाद उसने बोला, भाई मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। और इतना कहने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन को कट करने के बाद अब मैं इंतज़ार करने लगा। जब कुछ समय बाद विक्रम आया तो उसके बाद मैंने देखा कि विक्रम मुझे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। विक्रम को देखते ही मैं उसके पास गया, और उसके बाद मैंने उससे बोला कि यार इतना लेट कैसे हो गया तू, जिस पर उसने बोला कि रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था। विक्रम के ये बोलने के बाद मैं उसके साथ वहाँ से जाने लगा। फिर मैं और विक्रम टैक्सी में बैठने के बाद हॉस्टल की ओर बढ़ने लगे। कुछ समय बाद जब हम हॉस्टल पहुँचे तो उसके बाद मैंने देखा कि वो हॉस्टल देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। उस हॉस्टल को देखते ही मुझे पता नहीं अंदर से एक अलग ही बेचैनी होनी शुरू हो गई, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद मैं विक्रम के साथ हॉस्टल में चला गया। फिर जब मैं उसके कमरे में गया तो उसके बाद मैंने देखा कि उसका कमरा काफ़ी अच्छा लग रहा था, जिस पर मैंने विक्रम से बोला, भाई रूम तो तूने बड़े ही अच्छे से साफ़ सफाई करके रखा है। मेरी इस बात पर उसने जवाब देते हुए बोला, हाँ यार मुझे गंदगी पसंद नहीं है, सफाई तो रखनी पड़ती है मुझे। विक्रम से बातचीत करने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होने के बाद जब मैं बाहर आया तो उसके बाद विक्रम ने मुझसे बोला कि चल तुझे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। उसके ये बोलते मैं उसके साथ जाने लगा, और जब मैं उसके दोस्तों के पास गया
तो उसने मेरा परिचय अपने दोस्तों से करवाया। उन लोगों से बात करने के बाद जब हम कमरे की ओर आने लगे तो उसके बाद उन लड़कों में से एक लड़के ने बोला, भाई इसे यहाँ का सारा कुछ बता दे ताकि बाद में इसे दिक्कत ना हो, और हाँ उस कुएं के बारे में तो पहले बता दियो। दोस्तों उस लड़के की बात सुनने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। उस लड़के के बोलते ही विक्रम ने बोला कि हाँ हाँ भाई बिल्कुल बता दूंगा कमरे में जाके, और ये कहकर विक्रम मुझे कमरे की ओर लेकर जाने लगा। जब मैं कमरे के अंदर पहुंचा तो उसके बाद विक्रम ने मुझसे बोला कि देख भाई तू अभी नया नया है यहाँ पर, और यहाँ के बारे में जानना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हॉस्टल जितने कम पैसे में मिला है उसकी भी एक वजह है। यहाँ पर पहले कई लड़कों की मौत हो चुकी है और ये हॉस्टल शमशान के ऊपर बना है। यहाँ पर ज़्यादातर बहुत कम लोग रुकते हैं, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तुझे अगर किसी की आवाज़ रात के वक्त सुनाई दे तो तू बाहर मत जाना, और हॉस्टल के पीछे वाली जगह पर तो बिल्कुल मत जाइयो। दोस्तों विक्रम की सारी बात मुझे बहुत ही अटपटी लग रही थी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इन सब बातों पर भरोसा ही नहीं करता था, जिस पर मैंने उसका मन रखने के लिए उसे हाँ बोल दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। खैर उस वक्त मैं अपनी धुन में मस्त था, और उसके बाद जब रात हुई तो हम दोनों सोने लगे, और फिर कब मेरी आँख खुल गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन आधी रात को मेरी आँख किसी के आवाज़ के चलते खुली। जब मेरी आँख खुली तो उसके बाद मैंने देखा कि किसी के हंसने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। मैं उस आवाज़ को ही सुन रहा था कि तभी वो आवाज़ हंसने की जगह रोने में बदल गई। उस वक्त मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज़ किसकी है। मैंने सोचा कि एक बार जाके बाहर देख लूं कि कहीं कोई है तो नहीं। जिसके बाद मैं बेड से उठा, और फिर मैं जब कमरे के बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोगों ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके रखा था और उस फ्लोर पर खामोशी पसरी हुई थी। अब ये देखकर मैं हैरान हो गया था कि जब कोई है ही नहीं तो ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं अपने कमरे से आगे की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि एक लड़का काले कपड़े पहने उस फ्लोर के आखिरी रूम के सामने बैठा हुआ था और वो रो रहा था। उसको रोता देख मैंने सोचा कि इतनी रात गई ये कौन है जो रो रहा है और इसे हुआ क्या है। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने अपने कदम उस लड़के की ओर बढ़ाए, और उसके बाद जब मैं उसके थोड़ा करीब गया तो मैंने उस लड़के से बोला, अरे भाई साहब क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो। अभी मैं उस लड़के से यही पूछ रहा था कि तभी अचानक से पता नहीं मुझे पीछे से किसी ने धक्का मारा, और उसके बाद मैं आगे की ओर जाकर गिरा। जब मैं नीचे गिरा तो उसके बाद मैंने देखा कि अब मुझे वो लड़का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़का अब गायब हो गया था। उस लड़के को गायब होता देख मेरे तो होश उड़ गए। अब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मुझे किसने धक्का दिया और वो कहाँ गया जो अभी मेरे सामने था। अभी मेरे मन में यही सब ख्याल उमड़ रहे थे कि तभी एकदम से वो लड़का वापस से मेरे सामने आ गया। और उसके बाद जब मैंने उससे कहा कि कौन हो तुम, और मेरे ये कहने पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके जवाब ना देने पर अब मैं और भी ज़्यादा घबराने लगा कि मैं यहाँ कहाँ फंस गया हूँ। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने सोचा कि मैं विक्रम को आवाज़ लगा लूँ, लेकिन उस वक्त जब मैंने आवाज़ लगानी चाही तो मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ ही नहीं निकली। जिसके बाद अब मैं और भी ज़्यादा चिंता में पड़ गया। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं कुछ भी करने में असमर्थ था। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से वो लड़का गायब हो गया, और उसके बाद मेरे मुंह से आवाज़ भी निकलने लगी। जिसके बाद मैं भागते हुए अपने रूम की ओर पहुंचा। रूम पर पहुंचने के बाद मैंने उसी वक्त विक्रम को जगाया, और फिर जब वो उठा तो उसके बाद मैंने उसे सारी बात बता दी। विक्रम ने जब मेरी बात सुनी तो उसके बाद उसने बोला कि भाई मैंने तुझे मना भी किया था, इसके बावजूद भी तू बाहर गया। मैंने विक्रम से ये कहा कि भाई एक बार बाहर चलकर तो देख, वो वहीं पर होगा। मैं विक्रम को कहे जा रहा था कि चल भाई। जैसे तैसे मैंने विक्रम को राजी किया, और उसके बाद विक्रम जब मेरे साथ बाहर आया तो मैंने देखा कि बाहर अब कोई भी नहीं था। जिसके बाद अब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़का यहीं कहीं था, लेकिन अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ गया था कि कहीं मैंने कोई बुरा सपना तो नहीं देख लिया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी विक्रम ने बोला, चल भाई अब सोने चलते हैं यार, कोई नहीं है बाहर। लेकिन मैंने तुझे बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन तू तो सपने में ही डर गया, चल अंदर आ।
और फिर उसके बाद हम कमरे के अंदर चले गए। फिर उसके बाद हम सो गए। खैर जब सुबह हुई तो उसके बाद मैंने देखा कि बाहर हॉस्टल के लड़के मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई के पर्पस के लिए आया हुआ था। जिसके बाद मैं विक्रम को लेकर इंस्टीट्यूट चला गया, जहाँ पर मुझे एडमिशन करवाना था। विक्रम ने अपने ही इंस्टीट्यूट पर मेरा एडमिशन करवा दिया, जिसके बाद हम वापस हॉस्टल आ गए। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि अब मैं मन लगा के पढ़ूंगा और नीट क्लियर कर लूँगा। मैं उसी वक्त पढ़ाई में जुट गया। फिर उसके बाद पता नहीं विक्रम का कोई दोस्त मेरे रूम में आ गया और उसके बाद उसने बोला कि भाई क्या कर रहा है, चल तुझे अपना हॉस्टल दिखाते हैं। उस लड़के की बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला कि भाई यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी कैसे जा सकता हूँ। जिस पर उसने मुझसे कहा कि भाई पढ़ाई तो होती रहेगी, पहले हॉस्टल तो देख ले। अब उस लड़के की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। तभी मैंने उससे बोला कि चलो चल रहा हूँ, और मैं उस लड़के के साथ जाने लगा। वो लड़का मुझे कुछ और दोस्तों के पास लेकर गया और फिर उसके बाद उसने बोला कि चलो भाई आज हम तुम्हें अपने हॉस्टल की सबसे खतरनाक जगह पर लेकर चलते हैं। उन लोगों की बात सुनने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार जाकर ही देख लेता हूँ कि आखिर वो कौन सी खतरनाक जगह है। फिर वो लोग मुझे मजे मजे में हॉस्टल के पीछे वाले कुएं के पास ले गए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कुआं काफ़ी साल पुराना है। उस कुएं को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था, लेकिन उस कुएं के ऊपर जाली लगी हुई थी जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने उस कुएं के अंदर झांक के देखा तो मैंने पाया कि उस कुएं के अंदर पानी था जो कि देखने में साफ लग रहा था। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे कोई उस कुएं के अंदर बुला रहा हो। अभी मैं यही सब महसूस कर रहा था कि तभी उन लड़कों ने बोला कि आज हम लोग एक गेम खेलेंगे जो कि खतरों का होगा। हम लोग यहाँ पर रॉक सीजर पेपर खेलेंगे और उसके बाद जो कोई भी हारा उसे कुएं के अंदर जाके आना होगा। उस कुएं के अंदर सीढ़ियाँ बनी थी जिससे कोई भी उस कुएं के अंदर जा सकता था। उन लोगों की बात सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि हाँ बिल्कुल यही गेम खेलते हैं। जब गेम में कोई रोमांच ना हो तो मज़ा ही क्या आता है। मैं उन लोगों के सामने अपनी सेकी बगाड़ रहा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह मुझ पे ही भारी पड़ जाएगी। हम लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट किया और गेम के आखिरी मैच में मैं हार गया। मुझे इस बात का बहुत दुख था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। खैर जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था वैसे ही अब मुझे करना था, जो कि हारने वाले को करना था। लिहाजन वो लोग वहाँ से चले गए और दूर जाकर खड़े हो गए और मैं उस जाली को अब हटाने लगा। फिर जाली को हटाने के बाद मैंने देखा कि उस कुएं की सीढ़ियाँ काफ़ी पुरानी थी, जिससे मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मेरा पैर न फिसल जाए और मैं नीचे ना गिर जाऊं। मेरे अंदर बस यही डर सता रहा था, जो कि एक आम बात थी। मेरी जगह कोई और भी होता तो उसे भी ऐसा ही लगता। खैर इन सब बातों को छोड़कर मैं कुएं के अंदर बढ़ने लगा, पर जब मैं धीरे धीरे कुएं के अंदर जा रहा था तो मुझे घबराहट भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उस कुएं के अंदर जा रहा था। जब मैं कुएं के अंदर काफ़ी नीचे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक दरवाज़ा बना हुआ था। उस दरवाजे को देखते ही जब मैंने उसे खोला तो उस कमरे में मुझे बस सन्नाटा पसरा दिखाई दिया, जिसके चलते मैं वहाँ पर आवाज़ लगाने लगा। जब मैंने वहाँ पर आवाज़ लगाई तो किसी लड़के की आवाज़ मुझे सुनाई दी। उसकी आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये आवाज़ मुझे डरा रही है। मैं अभी वहाँ पर डरा सहमा खड़ा ही था कि तभी मेरे सामने अचानक से एक काला साया आ गया। उस साये को देखकर मैं समझ गया कि ये तो वही लड़का था जिसे रात को मैंने देखा था। मैं उस वक्त थर-थर कांप रहा था, क्योंकि मेरे सामने साया जो था और साथ ही मेरे पैर भी वहीं पर जम से गए थे। लेकिन अब मेरी डर की सीमा अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं अपने आप पर काबू भी नहीं कर पा रहा था। मैं लड़के से बोल रहा था कि कौन हो तुम और तुम मेरे पास बार बार क्यों आ रहे हो, जिस पर उसने बोला कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी बाकियों की तरह मारे जाओगे। उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि डर के मारे मेरी पैंट तक गीली हो चुकी थी। उस वक्त मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट था, जिस वजह से वो लड़का मेरे इतने करीब नहीं आ रहा था। जब वो मुझे पकड़ने की कोशिश करता तब वो दूर जाकर गिरता। अब ये सब देखकर मैं हैरान हो गया कि आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ देर के बाद मैं समझ गया था कि मुझे हनुमान जी बचा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो शायद मैं यहाँ मर भी सकता हूँ। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैं उस जगह से बाहर जाने लगा। जब मैं उस कुएं से बाहर पहुँचा तो उसके बाद मैंने देखा कि अब काफ़ी रात हो चुकी थी और मैंने देखा कि सामने की ओर कुछ लड़के और विक्रम खड़ा हुआ था।
पर जैसे ही मुझे विक्रम ने देखा कि तभी उसने कहा कि भाई जल्दी भाग वहाँ से। विक्रम की बात सुनने के बाद जब मैं उस कुएं से विक्रम के पास गया कि तभी मैंने विक्रम से बोला, भाई मुझे नहीं रहना इस हॉस्टल में, मैं जा रहा हूँ। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। जब मैं अपने घर पहुँचा तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। पता नहीं मैं एकदम से पैरालाइज हो गया और उस दिन से मैं आज भी अधमरी हालत में हूँ। फिर बाद में मुझे पता चला कि उस हॉस्टल में एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद उस हॉस्टल में रात के वक्त बाहर कोई नहीं जाता था और मैंने बाहर जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसका अंजाम आज मैं भुगत रहा हूँ। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।